लेकिन मेरा इस अवसर पे ये निवेदन है, अनुसूचित जनजाति की 13% और अनुसूचित जाति की 17, एक कुल मिला के 30% पूरे राजस्थान की जनसंख्या का आज विषय के ऊपर डिबेट हो रही है। और इस सदन में मैंने पहले भी माननीय सभापति जी कहा था, एसटी और एससी कोई भी राजनीतिक दल के तमाम सदस्यों का अगर आंकड़ा हम गिनते हैं तो करीबन 57 व्यक्ति हम यहां बैठे हुए हैं, जो सरकार का आधा हिस्सा है। हम अगर इसको सही मायने में सरकार चाहे हमारी रही हो चाहे सरकार उनकी रही हो, इन लोगों से हम जिस तरह से वोट लेके आते हैं और वोट लेने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता के बीच में गिनाते हैं और उससे जनता, मतदाता बहुत खुश हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि सरकार हमारी बन जाएगी और सरकार बनते ही हमारे कल्याण का काम इतना तीव्र गति से हो जाएगा कि हमारा कोई काम बाकी नहीं रहेगा। माफ करना, किसी को बुरा नहीं लगे, इस सदन में मैं तीसरी बार हो गया हूं और उससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मैं रहा हूं। हमारी सरकार के बारे में हमारे खूब सदस्यों ने कहा है, बोला है, और पूर्व की सरकार चाहे केंद्र के रही हो चाहे राज्य के रही हो, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने खूब बात कही है। पिछली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सदन के अंदर शासन कर रहे थे, मुझे कहते हुए बहुत मन में दुख हो रहा है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का मंत्रालय हमारे किसी एससी भाई के पास में रहना चाहिए, जिस तरह के हमारे मास्टर भंवरलाल जी, आज मास्टर भंवरलाल जी नहीं है, वो एससी के थे, उनके पास में था। लेकिन पिछली सरकार में वो मंत्रालय एससी परिवार में नहीं होकर किसी अन्य के पास में था, जिसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। और वो पूरे 5 साल तक काम करते रहे। कितना काम किया कितना नहीं काम किया मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन एक किसी एससी के भाई को कैबिनेट का मंत्री का दर्जा देकर इस सदन में को उपस्थिति दर्ज कराते तो पूरे राजस्थान में एससी परिवार का मान सम्मान और ताकत बढ़ जाती। मैं एसटी बजट के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। पिछले टाइम इस सदन में मैं सामने बैठा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लहजे में बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखी और कहा कि उदयपुर डिवीजन के तमाम आदिवासी परिवार, तमाम आदिवासी समाज मेरे साथ में रहा और उसका परिणाम है कि सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आए और उस उदयपुर डिवीजन से मैं अकेला जीत के आया था कांग्रेस पार्टी से। और जिस तरह से आज टीएडी का बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, माननीय मैडम ने टीएडी के ऊपर बात अपनी कहते हुए ये बात कही कि मैं बहुत खुश हूं और जनजाति के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करती हूं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी थे, खुद ही वित्त मंत्री थे, 5 साल निकल के 5 रुपया भी 1000 करोड़ में से नहीं मिला। अब किसी को अच्छा लगे से बुरा लगे, ये बजट की किताब मेरे पास में है, अभी मैंने सरसरी निगाह से देखी है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता। सदन में जो सदस्य बोलते हैं उसका कोई सारांश निकाल के बोलने की कोशिश करता हूं। अभी मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने सप्लीमेंट्री में क्या बोला, इसको तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में मूल बजट में बोला, चाहे वो सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वेद विद्यापीठ हो, चाहे बेणेश्वर जैसे जगह पर 132 करोड़ का पुलिया का निर्माण हो, या बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ हो, इन तमाम कामों के लिए 1114 करोड़ रुपया दिया है, 1114 करोड़। और सप्लीमेंट्री बजट में दिया वो अलग, और अन्य जो अलग प्रकार की स्कीम होगी जिसका लाभ मिलेगा उस क्षेत्र की जनता को वो अलग।
नहीं, इनके बाद तो उनको बोलूँगा। 1975 में इस मंत्रिमंडल का भारत सरकार के द्वारा गठन हुआ और सब जानते हैं कि 1975 में किसकी सरकार थी और 1975 में राज्य सरकार किसकी थी, वो सबको पता है। उस वक्त सरकार के जो भी हमारे नेता प्रतिनिधि जो भी रहे हो, उन्होंने जल्दबाजी में एरिया का अलग अलग बांट दिया एरिया। ये एरिया तो हमारा टीएसपी का होगा, ये नॉन टीएसपी का होगा, या माड़ा का होगा, या सहरिया का होगा, वो हो गया। पिछली आपकी सरकार में इसकी दोबारा सर्वे हुई, जो क्षेत्र छूट गया था उसको वापस ले लिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन माननीय सभापति जी और सदन के तमाम पक्ष विपक्ष दोनों सदनों के सदस्यों से मेरी अपील है कि भगवान अगर मुझे जन्म लेने से पहले पूछता कि तुझे कहां जाना है, तो मैं पता नहीं क्या मांगता। उस आदिवासी की क्या गलती होगी जो जैसलमेर और बाड़मेर रेगिस्तान के उस टीले से संघर्ष कर रहा है, या नाथद्वारा के आसपास में जो आदिवासी जन्मजात आदिवासी है वो संघर्ष कर रहा है, या कोटा के आसपास में संघर्ष कर रहा है, आदिवासी है लेकिन वो सवर्ण समाज के साथ में रहता है और उसकी वजह से उसको बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा में छूट, ये विभिन्न प्रकार के लाभ इसको नहीं मिलते हैं। मैं आज सदन में दोनों तरफ से अपील करना चाहूंगा, राजनीति में आना और जाना तो बना रहेगा, लेकिन हम सब एक मत होकर सरकार से मांग करते हैं कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर आदिवासी और हमारे एससी भाई कहां कहां रहते हैं, इसकी सर्वे होनी चाहिए और बाकी लाभ नहीं मिले, उसके बच्चे की शिक्षा में के अंदर पढ़ाई के लिए इसकी फीस माफ हो जाए, इसको बिजली का कनेक्शन आदिवासी की तरह हो जाए, या जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक अलग से सर्वे करने की आज आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जैसलमेर के आसपास में एक बोर्ड गठन करने की घोषणा की है, इसी तरह से मारवाड़ के अंदर घोषणा की है। इसके अलावा भी अगर कोई क्षेत्र छूट जाता है तो मैं सरकार से दरखास्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसकी सर्वे की जाए और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया होती रहनी चाहिए। सरकार के 75 के गठन के बाद समय समय के ऊपर सरकार की ओर से विभाग को अपना रुपया मिलता रहा और काम करते रहे। पिछले टाइम में जब सरकार में मंत्री था तो माननीय कटारिया साहब ने मुझे कहा था कि महेंद्र मालवीय कह हो रहे हो, बात तो ठीक है, वो पैसा तो मिल रहा है, ये तो 13% पैसा जो फंड फ्लो के रूप में मिलना चाहिए वो पैसा आज नहीं मिल रहा है। और मैं विभाग से और पूरे सदन से अपील करता हूं कि सरकार कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद में भूल जाती है। वो जो सरकार का टोटली बजट का 13% जो फंड फ्लो है वो टीएडी विभाग को मिलना चाहिए। ये मिलेगा तो उनकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम सुविधाएं उन सबको मुहैया होगी। लेकिन सभापति जी होता क्या है, विभाग के अधिकारी भी इधर बैठे हुए हैं, हम सब जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, कोई सड़क बन रही है, उस सड़क का जो पैसा वहां खर्च किया जाता है उसको कह दिया जाता है ये जनजाति विभाग का पैसा है। क्या जनजाति विभाग नहीं होता तो क्या उदयपुर डिवीजन में सड़क नहीं बनती, क्या तालाब नहीं बनते? लेकिन ये इस तरह से बहाना करके इन लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। और इसलिए मेरी मांग है कि महाराष्ट्र पैटर्न भी लागू हुआ, कुछ टाइम तक उड़ीसा पैटर्न भी लाए, उन राज्यों का हमने अध्ययन भी किया। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग कानून बनाने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की जिस तरह से सदन में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उस भावनाओं के साथ राजस्थान में एक सख्त से सख्त कानून बने और पूरे के पूरे पैसे का टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए या जनजाति के विकास के लिए या एससी भाई के विकास के लिए पूरा पैसा इसमें लगे और वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। एक सम्मानजनक तरीके से हम सबको मिलकर कार्य करने की आज आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में बहुत आंदोलन चल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं
कि आबू रोड के अंदर जब महामहिम गवर्नर साहब वहां गए हुए थे और मैं और सीएम साहब वहां गए और हमने बात की कि टीएसपी क्षेत्र में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 जून 2013 को महामहिम से, राज्यपाल महोदय से एक घोषणा कराई। 45% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए होगा, 5% एससी के लिए होगा और रेस्ट 50 स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वहां पे धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। आज के मैं पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहा था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोलने लगा है कि जो 50% आरक्षण का राइडर था उसको हटाओ और जनसंख्या के आधार पर उन लोगों को मदद करो। मैं इस मौके पर पुरजोर तरीके से ये मांग रखता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में कोई भी समाज हो, समाज के अनुपातिक जनसंख्या के अनुपात के ऊपर आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि आए दिन लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद या रास्ते रोकना, घर जलाना, दुकानें जलाना, ये काम बंद हो जाए। मैं हमारे मियाँ भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कहने के लिए हम सब कह देते हैं कि आपस में हम भाई भाई हैं। वो भाई भाई कह देने से भाई भाई काम नहीं देगा। मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख खत्म होगी, आप रोटी खाओगे आपकी भूख खत्म होगी। मेहरबानी करके 12 पॉइंट समथिंग जो आरक्षण है हमारे पूरे राजस्थान का प्रशासनिक सेवाओं का, उस आरक्षण का प्रशासनिक सेवाओं में जो हमारी जनसंख्या वहां पे टीएसपी क्षेत्र में है वो आरक्षण हमको दिया जाए। अगर ये मिलेगा तो वहां का लड़का भी एसडीओ तहसीलदार कुछ बनेगा। मुझे आज कहते हुए बहुत हर्ष है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की 2 बच्चियां हमारी आईएएस अभी बनी बहुत मुश्किल से, और आईएएस बनी है तो लोग बहुत खुशी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये बात कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि टीएसपी क्षेत्र में मेडिकल के अंदर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। आज इसका परिणाम है कि उदयपुर डिवीजन में 500 आदिवासी और अन्य समाज के हमारे डॉक्टर बन गए। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर से डॉक्टर आता था, तब जाके हमारी कोई नाड़ी देखता था। आज घर घर में डॉक्टर हो गया है। अगर ये परिणाम अगर आया है तो अशोक गहलोत साहब की वजह से आया है। इस अवसर पर मैं बात कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, एरिया के बढ़ाने की बात हो गई। आपने आधा किया, आधा हमने किया, बिना जो कम, आधा आपने किया, आधा हमने किया तो है ने कि पूरा आपने कर दिया, पूरा आपने कर दिया, बस पूरा आपने कर दिया, पूरा आपने किया। हमारे तो 500 बच्चे डॉक्टर बन गए, खुशी इस बात की है। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और, जो बहुत गंभीर मामला है माननीय सभापति जी, ये जो वन अधिकार पट्टा का मामला है, ये वन अधिकार पट्टा टीएडी डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। मैं अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वन अधिकार का काम सिर्फ टीएडी विभाग करे, ये संभव नहीं है। मैं दरखास्त करता हूं कि वन अधिकार का काम सबसे ज्यादा करने की आवश्यकता वन विभाग के लोगों को। जब जंगल उनका है, उनको पता है कि जमीन किसकी है, कौन बैठा हुआ है। 91 के अगर केस बना रहे हैं तो वन विभाग के लोग केस बना रहे हैं, और टीएडी विभाग को कह रहे हैं कि आप दरखास्त लीजिए और उसको निस्तारण करिए। किसकी लड़की और कौन शादी करा रहा है, बड़ी गजब की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले टाइम में 44,000 हमने आवेदन प्राप्त किए थे, लेकिन कुछ डिस्प्यूट में रहे और कुछ हो गए हैं, तब तक लोगों ने और जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं ये चाहूंगा माननीय सभापति जी कि तमाम जो लोग बरसों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, वन विभाग आगे होकर काम करे और जितने भी कब्जादारी लोग हैं उनको जमीन दे दे, ताकि अपना मकान बना सके, स्वाभिमान के साथ में रह सके। पिछले टाइम में सरकार में मैं संयम मंत्री था, वन विभाग ने कहा कि हमारे पास में लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए हमारी दिक्कत आ रही है। हमने जीपीएस खरीद के दिया था। मैं अधिकारियां बैठे हुए, सरकार के मंत्रियां बैठे हुए, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी अगर जीपीएस की आवश्यकता हो कि कौन सा नंबर पर किसान बैठा है तो टीएडी विभाग से जीपीएस दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इन लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक दीजिए ताकि वो ठीक ढंग से अपने जीवन को जी सके। मैं इस अवसर के पर मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात मेरी ये कहनी है माननीय सभापति जी कि जितने भी खनिज है, जितना भी माइनिंग है, ये तमाम जनजाति के क्षेत्र के अंदर ही ये माइनिंग का काम हो रहा है। मैं बांसवाड़ा जिले की बात करना चाहता हूं। कानून तो नहीं बना पा रही है सरकार, लेकिन जो माइनिंग है वहां पे मैग्नीज है, जो बड़ी महंगी चीज है, अवैध रूप से माइनिंग होकर गुजरात और मध्य प्रदेश जा रहा है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि कैसा कोई कानून बनाए जिस कानून के तहत वो मैग्नीज हम सरकार के हित में निकाल सकें और उससे पैसा भी हमारा अर्जित होगा
सरकार की आय बढ़ेगी। ये बात मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी है, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा भी था कि राजनीतिक आरक्षण तो हमको मिल गया, लेकिन प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के अंदर कुछ दिक्कतें जरूर छोटी मोटी आ रही हैं, इसको हम धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। पता नहीं, सदन में हम सब आपस में भाई हैं और ये जब तक बाहें चढ़ा के लड़ते रहेंगे तब तक मजे मारते रहेंगे। ध्यान रखना इस बात का, इसको छोड़ो, सदन के बाहर जाके अपनी बात करो, लेकिन बात करने के बाद में कोई नतीजे पे तो आओ, नहीं तो इसका कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। पिछले टाइम मैंने एक बात कही थी कि उधर का नेतृत्व कटारिया साहब कर रहे हैं और इधर का नेतृत्व इधर कर रहे हैं। कटारिया साहब इधर से आपको नहीं आने देंगे, इधर वाला हमारा आपके वहां नहीं आने देंगे, और अपन तो कूटा कूटा के मर जाने वाले। मेहरबानी करके इसको छोड़ो। अभी हमारे एक साथी ने कहा था, क्यों कहा था मुझे नहीं पता ये, लेकिन कौन से संविधान में लिखा हुआ वनवासी शब्द, कौन से संविधान में लिखा है? और लगता है मुझे उनके पास गुजरात की हवा आ गई, क्योंकि वहां वनवासी शब्द लगाया जा रहा है। मेहरबानी करके, हमारा बाप दादू का शब्द है, जुल्मी राज का शब्द है आदिवासी, और आदिवासी का मतलब है आदिकाल से रहने वाले इस धरती के ऊपर। मेहरबानी करके अपने अस्मिता को मत बेचो, और आदिवासी बहुत सम्मानजनक शब्द है, उसको आदिवासी शब्दों को स्वीकार करो। मैं इस अवसर के पर यही बात कहना चाहता हूं। अंत में माननीय मंत्री जी हो, चाहे सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हो, सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर थोड़ी सी भी पीड़ा है इस समाज के प्रति, थोड़ी सी भी पीड़ा है, तो मेहरबानी करके, मनुष्य का अवतार भगवान ने मुझे दिया है, और ये सदन में बड़ी मुश्किल से 7 करोड़ जनता में से मुझे आने का अवसर मिला है। मैं जनता की सेवा करूंगा, सरकार का पूरा धन का उपयोग करूंगा, और किसी भी गरीब को दुखी देखना नहीं चाहता। ऐसा मन लगे चलेंगे, तभी जाके हमारा सबका विकास और सबकी भलाई होगी। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बार के बजट को, राजस्थान की जनता के लिए विकास के दरवाजे खुले हैं, धन का रेलम पेल हुआ है कोरोना जैसी बीमारी के बाद भी, और अभी तो लास्ट 17 और 18 तारीख का दिन बाकी है। पता नहीं वो जादूगर क्या जादूगर का पिटारा लेके आता है, उसका कोई पता नहीं। इसलिए मुझे आज इस दोनों ही मान संख्या के ऊपर बोलने का मौका दिया। जहाँ तक सामाजिक न्याय अधिकारिता का विषय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता के अंदर कोई समाज का व्यक्ति नहीं वंचित रहता उस विभाग से। इस विभाग के अंदर भी एक से बढ़कर एक बेहतर कार्य हो रहे हैं, आगे भी कार्य होते रहेंगे। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। मुझे आप सब ने बोलने का मौका दिया, आप सब ने सुना, आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विराज एक मिनट विराज। 9 माननीय सदस्यों को बोलना है, 5 माननीय सदस्य इधर से बोलेंगे और 4 माननीय सदस्य इधर से बोलेंगे।